हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना चहेता दोस्त कहूँ, गुरु कहूँ, मेंटर कहूँ, जो कहना हूँ कह लो, जो समझना हो समझ लो। अनुराग जायसवाल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल केएसएल ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी के कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है। यूनिट 3 में जो डिजीज़ है अलग अलग रिस्पायरेटरी सिस्टम के डिजीज़ थे, नर्वस सिस्टम के डिजीज़ थे, जीआईटी के डिजीज़ थे, तो उसमें से कुछ टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। हम अगला लेक्चर लेकर आ रहे हैं पैथोलॉजी का, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिए हैं, जैसे कि उसमें से हम लोगों ने एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज़, इन सबको हमने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम 3 डिसऑर्डर को देखने जा रहे हैं। ये सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है, जिसमें हम स्ट्रोक की बात करेंगे, डिप्रेशन की बात करेंगे और अल्जाइमर डिजीज़ की बात करेंगे। इन तीनों की बात करेंगे। मैं आपको एक ब्रीफ में समझाऊंगा कि बीमारियाँ क्या होती हैं, कितना आपको लिखना है वही मैं नोट्स लेकर आया हूँ। एग्जैक्ट उतने ही पॉइंट आप एग्जाम में लेके आइएगा, उससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और मैं सारे पॉइंट्स को बहुत ही ब्रीफ में आसानी से एक्सप्लेन करूँगा। आप सबकी बहुत शिकायत होती है मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं थोड़ा सा धीरे बात करूँ और आपको आराम समझाऊँ, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं तेज़ बोलता हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे अल्जाइमर बीमारी की। अल्जाइमर डिजीज़ की क्या होता है, देखिए एक प्रॉब्लम, ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम। फ्रेंड, आपको पता है कि हमारी जो ब्रेन है, जो नर्व्स है, उस पर न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, और उस न्यूरॉन्स में अगर कभी कभी वहाँ पे अगर एम्ब्लॉइड्स प्लॉक्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है या न्यूरो पैलरी ट्रायंगल्स बनने लगते हैं, तो इन दैट केस में जब हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स के जंक्शन के बीच में जब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स है वो जंक्शंस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिशन करते हैं। अगर उनके जंक्शन में प्रॉब्लम हो, उनकी ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है या उनके अंदर प्लॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दैट केस में जो बीमारी होती है वो अल्जाइमर डिजीज़ होती है। इसके क्या क्या डिस्क्रिप्शन है आप जानिए कि पहले बात तो ये बेसिकली वुमेन और वुमेन दोनों को मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 5 साल, अगर किसी इंसान को ये दिक्कत हो रही है तो वो 5 साल तक उसका ये करीब उसको प्रॉब्लम ये रहती है, यानी दवाइयाँ इसकी बहुत लंबी चलती हैं। और इसके साथ क्या क्या सिम्टम है कि इसकी मेमोरी थोड़ा सा लॉस होने लगेगी, जो व्यक्ति बोलता है उसके बोलने की थोड़ी सी हड़बड़ाहट आएगी, जीभ हकलाएगी या बोलने में फंसेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा कि वो चलने में, फिरने में, उसके बाद चीज़ों को अपने आप को ध्यान रखने में थोड़ी सी उसको दिक्कत आएगी। आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा उसके अंदर ये पागलपन वाले सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, जिससे व्यक्ति थोड़ा सा कुछ अलग एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देता है। अच्छा, बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कि कॉज की क्यों होता है ये हमको अल्जाइमर डिजीज़। इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, जैसे कि एज भी एक फैक्टर है, जेनेटिक इनहेरिटेंस भी फैक्टर है, अगर आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम है तो आपको हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एक फैक्टर है कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे सराउंडिंग कैसी है, वहाँ पे शोर बहुत है, ट्रैफिक बहुत है या कुछ स्ट्रेस बहुत है। लाइफ स्टाइल, आप कैसे खाते हैं, पीते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। आपका जनरल हेल्थ कैसा है, ये सब सारे चीज़ें डिपेंड करता है कि आपको अल्जाइमर डिजीज़ होने के कुछ कारण है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि बेसिकली इसका अभी तक कोई इलाज खोजा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अब हम बात कर रहे हैं इसकी डिस्कवरी या ओरिजिन की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम, तो उनका वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम उन्होंने अपने नाम के बेसिस पे इसका नाम अल्जाइमर रखा था। वो एक तरह का जर्मन साइकेट्रिस्ट थे, एक दिमागी डॉक्टर थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा था, जिसको अल्जाइमर डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, अब बाकी देखिए क्या होता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है, यानी आप देख रहे हैं ना कि आपको दिख रहा है कि जो न्यूरॉन्स के ऊपर आपको पता है कि माइलिन शीथ की कवर होती है, प्रोटीन कवर होती है, वो माइलिन शीथ की कवर जो हो रही है वो स्क्लेरोसिस हो रहा है, यानी इस पर कटाई छट। आप देखिए ये पीली पीली आपको दिख रहा है लेयर, वो क्या है, माइलिन शीथ की लेयर है, और माइलिन शीथ की जो लेयर है वो रैप्चर हो रही है, फट रही है, जिससे सिग्नल का ट्रांसमिशन इफेक्ट हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, आप इस तरह समझिए कि कोई तार है आपके पास, उस तार के ऊपर कोई पॉलीमर की कोटिंग है, वो पॉलीमर कोटिंग कहीं कहीं से फट रही है, तो उस पर तार के सिग्नल्स में ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होगा, उसी तरह से होता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होते हैं वो बीमारी इसमें हो सकती है। इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ये अलग डिजीज़ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये आपको इसे लिखना नहीं है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी बीमारी है जो कि अल्जाइमर से रिलेटेड है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको पढ़ने की कोई खास ज़रूरत है क्योंकि आपके सिलेबस में ये है नहीं, लेकिन इस पर स्लाइड में मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि अल्जाइमर मिलता था। अगली डिजीज़ की बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन आप जानते हैं फ्रेंड क्या होता है कि व्यक्ति जो तनाव में होता है, चिंतित होता है, इसमें एक बहुत गंदी बीमारी के सिम्टम ये है कि इंसान को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। एक अच्छा खासा आदमी अगर उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाए तो उसके ऑटोमेटिक सुसाइड के थॉट्स आते हैं। वो मतलब उसको हमेशा मरने की इच्छा होती है, नदी से कूद जाऊँ, पुल से कूद जाऊँ, फांसी लगा लूँ, आग लगा लूँ, मतलब इस तरह के थॉट्स उसके मन में लगातार आते रहते हैं, और ये एक तरह का केमिकल लोचा है।
यानी आप इसको समझिए, अगर आपके आसपास कोई पेशेंट आपको अचानक से शांत लगने लग जाए, उसका बिहेवियर बदलने लग जाए, वो अगर किसी मरने वाली चीज़ों को बहुत ध्यान से देखने लग जाए, जैसे पंखे को बहुत देर तक देखेगा, नदी में कूदने का उसका मन देखेगा, मतलब वो एक अलग अजीब से बिहेव करेगा, तो समझ जाइए कि उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि वो डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन सिर्फ आपके सोचने से नहीं है, वो एक बीमारी है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके बॉडी में कुछ केमिकल लोचे हो रहे हैं। वो केमिकल लोचे क्या होते हैं मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो डिप्रेशन बीमारी की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है कि डिप्रेशन इज अफेक्टिव डिसऑर्डर, मतलब ये प्रभावित बीमारी है जो किसी व्यक्ति के तनाव, चिंता और उसके सोचने के कारण प्रभावित होता है। अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि मेंटल इलनेस, मानसिक रूप से बीमार होता है। कैरेक्टराइज बाय पैथोलॉजिकल चेंजेस इन मूड, जिसके मूड में अलग अलग सिम्टम्स आते रहते हैं। डिप्रेशन क्या है? एक तरह का मूड का डिप्रेस होना है। डिप्रेशन को WHO को डिफिनेशन अगर कहा जाए तो क्या है कि कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट्स with dispersed mood, loss of interest or pleasure, feeling or guilt of low self-worth, disturbed sleep, appetite, low energy and poor concentration। ये एक WHO की डेफिनेशन है। इसके हिसाब से देखा जाए तो डिप्रेशन एक प्रकार का सामान्य मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का मूड बदलता रहता है, उसका समाज के प्रति आकर्षण और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसे हमेशा अपने अंदर आत्मग्लानि की भावना होती रहती है, वो अपने आप को सदैव कोसता रहता है, उसकी नींद और भूख का पैटर्न बदल जाता है, शरीर हमेशा एनर्जी से घटी रहती है और वो हमेशा किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता। ये सब सिम्टम्स के साथ WHO की डेफिनेशन है कि डिप्रेशन क्या होता है। अब डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन को अलग अलग निवर के हिसाब से करीब 6 भागों में बांटा जा सकता है कि एटिपिकल डिप्रेशन, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, कैटाटोनिक डिप्रेशन, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, मेलनकोलिक, ठीक है, मेलनकोलिक डिप्रेशन। ये अलग अलग टाइप के डिप्रेशन होते हैं। अब हम बात करेंगे एटियोलॉजी के डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके कारण हैं कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन क्यों हो जाता है। तो उसके कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला के कारण है जेनेटिक कॉज। अगर किसी व्यक्ति में जेनेटिक बीमारी है खानदान में तो उसको भी ये हो सकती है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जहाँ पे वो रह रहा है। बायोकेमिकल फैक्टर भी, जैसे बॉडी में अगर बायोकेमिकल जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, नॉरेड्रेनालिन, एड्रेनालिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, इनका इम्बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है बायोकेमिकली, तो इससे भी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। अगला है डोपामिनर्जिक एक्टिविटी, यानी कि अगर डिप्रेशन के केस में, मानिया के केस में क्या हो रहा है, डोपामिन को लेवल जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। कुछ एंडोक्राइन फैक्टर्स भी है जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, अगर आपके बॉडी में थायराइड ग्रंथि जो उसका सिक्रेशन घट जाए या कुशिंग सिंड्रोम हो जाए तो उस केस में भी एक प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है, कुछ और भी जैसे एब्यूज़ और ड्रग का, बहुत ज़्यादा दारू पीना या बहुत ज़्यादा दवा का यूज़ करना, ड्रग्स का यूज़ करना, हार्मोन का चेंज होना और फिजिकल मेंटल इलनेस के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको लगातार अगर आप यूज़ करते हैं तो उस केस में भी आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि आपके बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि एनाल्जेसिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी कन्वर्जेंट है, बेंजोडाइजापीन है, एंटी साइकोटिक ड्रग है। इनका ड्रग का अगर लॉन्ग एक्सपोजर आप लेते हैं तो ये भी डिप्रेशन को कॉज कर सकता है। फिजिकल इलनेस की बात करें कि आपको क्या व्यक्ति को क्या सिम्टम दिखाई देंगे, क्या उसको इलनेस दिखाई देंगे। अगर किसी को डिप्रेशन है तो आप कैसे पहचानेंगे? जैसे वायरल इलनेस, कार्सिनोमा, ठीक है, ये सब कारणों से, मतलब फिजिकल इलनेस मतलब किन कारणों से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि कार्सिनोमा कैंसर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्रेन की कोई दिक्कत है, थायराइड डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पर्सिनीमिया एनीमिया है, डायबिटीज़ है, एडिसन डिजीज़ है, तो इन सब कारणों से भी डिप्रेशन के प्रॉब्लम केसेस देखे गए हैं। बात कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि डिप्रेशन, ये बीमारी शरीर में क्यों होती है, क्या ऐसा एग्जैक्ट रीज़न है, क्या ऐसी एग्जैक्ट मैकेनिज्म है कि व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित हो जाता है। तो इसके लिए ना अलग, क्योंकि इसका कोई आज तक कोई फिक्स इलाज नहीं खोजा गया, तो फिक्स कारण का भी खोज नहीं हो पाया। और फिक्स कारण नहीं खोज हो पाता है तो हाइपोथेसिस, मतलब लोग अपनी अपनी मानना देते हैं, अपनी अवधारणा देते हैं। तो करीब अलग अलग साइंटिस्ट ने 6 से 7 अवधारणाएँ दी हैं, हाइपोथेसिस दिया है कि जिनके हिसाब से क्यों होता है डिप्रेशन। कुछ ऐसे बायोजेनिक अमीन हाइपोथेसिस है, रिसेप्टर सेंसिटिविटी हाइपोथेसिस है, सीरोटोनिन ओनली हाइपोथेसिस है, परमिसिव हाइपोथेसिस है, इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस है, न्यूरो एंडोक्राइन हाइपोथेसिस है। ऐसे ढेर सारे हाइपोथेसिस है फ्रेंड। तो बात करेंगे कौन कौन से, सबको डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पहले बात करेंगे बायोजेनिक अमीन हाइपोथेसिस। इसका मानना यह है कि हमारे बॉडी में जो मोनो अमीन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि बेसिकली क्या, सीरोटोनिन और नॉरेड्रेनालिन, अगर ये कमी हो जाए, हमारे शरीर में कमी हो जाए, 6 से 8 हफ्ते तक इसकी कमी रहे, तो इंसान के शरीर में क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। दूसरी हाइपोथेसिस है रिसेप्टर सेंसिटिविटी हाइपोथेसिस। ये क्या होता है, आपको पता है कि जो आपका नॉरएड्रेनालिन है, सीरोटोनिन है, ये जाके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। जितने भी आपके ड्रग्स होते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी और जो ड्रग्स होते हैं, ये बाइंड करते हैं। तो एक एंजाइम होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, माओ। ये क्या करता है, ये एंजाइम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉक रिसेप्टर को डिजनरेट कर देता है, ड्रग को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे रिसेप्टर पर ड्रग बाइंड नहीं कर पाता और इससे भी डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा है सीरोटोनिन ओनली हाइपोथेसिस। इनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति में डिप्रेशन होने का केवल
और केवल एकमात्र कारण है वो है सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन का लेवल। तो उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति के शरीर में सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है या सीरोटोनिन की मात्रा घटने लगती है तो वो रिसेप्टर से जाकर बाइंड नहीं कर पाता और व्यक्ति को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। अगली थ्योरी है द परमिसिव हाइपोथेसिस। इनका मानना है कि द कंट्रोल ऑफ इमोशनल बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम अ बैलेंस बिटवीन द नॉरएड्रेनालिन और सीरोटोनिन। किसी भी व्यक्ति के शरीर में सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन दो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और इन दोनों का लेवल जब हमारी बॉडी में बना रहता है तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही इनका लेवल ऊपर नीचे होने लगता है, कोई ज़्यादा कोई कम होने लगता है, तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और इसी केस में उसको डिप्रेशन हो जाता है। ये थ्योरी इसको कहती है। इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन है क्या कहती है? इनका कहना है कि अगर किसी इंसान के शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, तो उस केस में उसके बॉडी में, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रेन का सिग्नल जाने के लिए कैल्शियम आयन का होना बहुत जरूरी है, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, तो अगर कैल्शियम आयन कम हो जाएगा तो ब्रेन पे सिग्नल का ट्रांसमिशन कम होगा, हमारा ब्रेन काम करना कम कर देगा और व्यक्ति डिप्रेशन से शिकार हो सकता है। अगली हाइपोथेसिस है न्यूरो एंडोक्राइन हाइपोथेसिस। इनका मानना है कि जो किसी इंसान का जो मूड है वो उसके एंडोक्राइन हार्मोन्स के फंक्शन पर डिपेंड करता है, जैसे बेसिकली थायराइड हार्मोन का फंक्शन, उसके कारण क्या होता है, उसको डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि कैसे हम जानेंगे किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, उसके सिम्टम क्या क्या दिखाई देंगे, उसको हमको देख के। डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला है थिंकिंग इज पेसिमिस्टिक एंड सम केस सुसाइडल। ठीक है, व्यक्ति क्या होता है, हमेशा आत्मग्लानि फील करेगा और वो कभी कभी सुसाइड करने की भी इच्छा रखेगा, उसका सुसाइड करने का मन करेगा कि वो सुसाइड कर ले। इन सीवियर केसेस साइकोटिक सिम्टम्स सच एज हेलुसिनेशन और डेल्यूसिनम में भी प्रेजेंट। ठीक है, बहुत सीवियर केसेस में व्यक्ति हमेशा नशे की हालत में रहेगा, नींद की हालत में रहेगा, वो कुछ बोलता नहीं होगा। इंसोमनिया एंड हाइपरसोमनिया, लिबिडो, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट। यानी इंसोमनिया मतलब व्यक्ति या तो बहुत बिल्कुल नहीं सोएगा, अनिद्रा होगी, या हाइपरसोमनिया दिन भर सोता रहेगा। लिबिडो मतलब उसकी जो सेक्स डिजायर होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, उसको अपने पार्टनर के साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा। वेट लॉस होगा, बॉडी से वेट की कमी होगी और उसके भूख, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी लगना उसको कम हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव सिम्टम्स, इनको कुछ उसके बौद्धिक जो प्रॉब्लम्स, लक्षण है वो भी दिखेंगे, जैसे कि क्या होगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो सोच नहीं पाएगा, किसी चीज़ को बहुत देर तक सोचता रहेगा और उसकी मेमोरी बहुत लॉस हो जाएगी। नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले उसको कुछ दीजिए खाने के लिए और आधे घंटे बाद पूछे क्या खाया तो बता नहीं पाएगा, मतलब इतनी उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। कोई सामान कहीं रख देगा तो उसको भूल जाएगा वो सामान कहाँ रखा है, तो मेमोरी लॉस होने लगती है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं भैया? ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छा है कि इसमें दवाइयाँ आती हैं जिसे बोलते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, शॉर्ट फॉर्म में TCA कहते हैं, उनका यूज़ करते हैं, या फिर कुछ माओ इन्हिबिटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ दवाइयाँ हैं आइसोकार्बोक्साजाइड, आइप्रोनाजाइड, फेनल्जीन, ट्राइनलिकोप्रोमाइड। ठीक है, रिवर्सिबल आपके हैं जैसे कि मोक्लेबिमाइड और क्लोरिडाइड। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट में है, TCA में है, जैसे कि 5-HT इन्हिबिटर में इमिप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन, डॉक्सेपिन, डोथेपिन। ठीक है, ये दवाइयाँ आप डॉक्टर मत बन जाइएगा इसको पढ़ करके हमको सब आ गया है, ये दवाइयाँ डॉक्टर के बिना परामर्श से नहीं ली जाती है। अभी आप सिर्फ सीख रहे हैं, जब तक आप 4th ईयर पास कर निकलेंगे करके तो हो सकता है आपको पर्याप्त नॉलेज उसकी हो जाए। ठीक है, तो ये फ्रेंड हो गया हमारा दूसरा बीमार डिप्रेशन। अब हम तीसरी बीमारी पढ़ने जा रहे हैं, साइजोफ्रीनिया। ठीक है, साइजोफ्रीनिया पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि साइजोफ्रीनिया भी एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, पागलपन जिसको हम कह सकते हैं। तो साइजोफ्रीनिया क्या होता है फ्रेंड? एक तरह का क्रोनिक सीवियर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य है वो अब क्या करता है कि वो कुछ क्या सही है और क्या गलत है इसके बीच वो मतलब कि वो अंदाज़ नहीं लगा पाता, वो हमेशा सब कुछ इमोशन से रिलेट करता है। जैसे आप इस तरह समझिए कि अचानक से भी आप सपना देख रहे हैं कि आपकी जो प्यार है, आपका जो मोहब्बत है, आपका जो दोस्त है वो आपके सामने बैठा है, आपसे बातें कर रहा है, वो बाकी बहुत दूर है, लॉकडाउन में तो ऑलरेडी दूर है, और अचानक से सामने कोई आ गया तो आप इमेजिन करोगे कि वो सामने बैठी है या बैठा है और आप इसी तरह से बिहेव करोगे, आप बातें उससे करते रहोगे, जबकि दूसरा कोई आएगा तो आपको देखा जाए तो पागल है, तो अपने में बात कर रहा है, अकेले बड़बड़ा रहा है। एक्चुअल में आप अकेले नहीं हो, आपका मन कह रहा है कि सामने वो बैठा है या बैठी है। तो एक तरह का अजीब सा बिहेवियर हमारा करने लगता है, इसको हिंदी में पागलपन भी कह सकते हैं। तो साइजोफ्रेनिया एक तरह का ऐसा ही डिसऑर्डर है जो हम रियल और अनरियल के बीच डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं। हमको मतलब समझ में नहीं आता कि दुनिया में जो चल रहा है वो वास्तव में है या झूठ है, या जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या झूठ है, मतलब पूरी तरह से माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। साइजोफ्रेनिया इज अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द वे अ पर्सन एक्ट। साइजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें क्या होता है, बेसिकली वो कैसे सोचता है, कैसे देखता है, कैसे चलता है, लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, फैमिली, समाज, ये सब की जिम्मेदार चीज़ों को वो पूरी तरह से भूल जाता है। कभी कभी क्या होता है साइजोफ्रेनिया के पीपल में कि वो आपस में ही बातें करते रहता है और काफ़ी देर तक बातें करता रहता है, इस तरह के सिम्टम दिखाई दे। आपने देखा कुछ पागलों को वो बकबकाते रहते हैं, क्या बकबकाते हैं, उनको लगता है कि सामने कोई है उनके,
और वो उससे बात कर रहे हैं। एक्चुअल में वो उनको लगता है कि उनकी जो वो है वो कुछ और है और उनकी जो शरीर है उसके सामने खड़ी है, वो उनसे बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बिहेवियर वो दिखाने लगते हैं। ठीक है, प्रेवलेंस की बात करें, बेसिकली कैसी बीमारियां होती हैं, तो ये आदमी औरत दोनों में बराबरी होता है। ऐसा नहीं केवल आदमी या औरत कोई पागल होगा, दोनों में होता है, बेसिकली नॉर्मल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली साइजोफ्रेनिया जो होता है 45 साल के एज के बाद मोस्ट कॉमनली देखा गया है और बच्चों में ये बीमारी बहुत ही कम देखी गई है। ठीक है, बाकी ये सब उसके सिम्टम्स है। इटियोलॉजी की बात करें, कॉज यानी कि कैसे होता है ये बीमारी, कैसे इंसान को फैलती है, कैसे हो जाती है, तो इसके कॉज जो है इंडिविजुअल्स विथ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हु हैव साइजोफ्रेनिया हैव 10% चांस ऑफ डेवलपिंग डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के घर में, परिवार में, उसके पीढ़ियों में अगर कोई पागलपन का पेशेंट है तो इसके 10% चांसेस हैं कि जेनेटिक या हेरिडिटी के द्वारा ये बीमारी उसके परिवार में किसी और को भी हो सकती है। जेनेटिक्स प्रॉब्लम ये है, लेकिन ये 10% ही माना गया है। और लेकिन साइजोफ्रेनिया है वो जेनेटिक्स होती है, ये ऐसा कोई कंफर्म नहीं केस नहीं है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कॉज भी जाना नहीं गया है। कुछ और भी कॉज है, जैसे इन्वायरमेंटल कॉज में, मतलब कि व्यक्ति जहाँ पे रह रहा है उसके जीन पे क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, उसके माइंड पे उसको क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे बीमारी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस के साथ जी रहा है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर है, जैसे आजकल लॉकडाउन में हमारे मोदी जी के ऊपर बहुत प्रेशर है। क्यों प्रेशर है कि अगर वो लॉकडाउन खोलते हैं तो लोग मरेंगे और लॉकडाउन बंद करते हैं तो अर्थव्यवस्था मरेगी। कल को हम लोगों के पास खाने का राशन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, देश पटरी से बाहर चला जाएगा, तो चीज़ें बहुत डिप्रेशन में हैं। तो वो व्यक्ति मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वो इसका फैसला कुछ ना कुछ निकालेंगे, कुछ हल करेंगे। तो अगर आप कोई बहुत सीवियर स्ट्रेस में है उस केस में भी ऐसा हो सकता है। कुछ अदर फैक्टर जैसे कि पेरेंटल एक्सपोजर ऑफ वायरल इन्फेक्शन, अगर आपको कोई बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो गया, आपके ब्रेन पर उसका असर चला गया, ऑक्सीजन का आपके बॉडी में ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो रहा है, इन्फ्लुएंसी, यानी कुछ अलग अलग रीजन से भी ये प्रॉब्लम हमारे बॉडी में हो सकती है। कुछ और रीज़न भी है, जैसे कि हमारे ब्रेन का जो एक्चुअल शेप या स्ट्रक्चर, जो उसकी केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, वो चेंज हो जाए, उस पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है उसका लेवल बदल जाए, या हमारे ब्रेन का जो शेप साइज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए किसी कारण से, किसी एक्सीडेंट से, किसी ट्रॉमा से, किसी इंजरी से। इस सर आपका कहीं लड़ गया, आपने तेरे नाम मूवी देखा ना, सलमान खान का सर लड़ा देते हैं तो सलमान खान पागल हो जाता है, तो वो भी एक कारण है साइजोफ्रेनिया होने का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब ब्रेन के वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो थोड़े साइज में बड़े हो जाते हैं, तो उस केस में भी होता है। या इसके साथ साथ जो फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, उस एरिया में अगर वहाँ पर कुछ हमको डिसीजन मेकिंग जो क्षमता होती है, अगर उस एरिया में चोट लग जाती है तो भी साइजोफ्रेनिया हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ भी टेम्पोरल लोब्स में, हिप्पोकैम्पस में, यहाँ पे भी अगर कुछ एबनॉर्मलिटी होती है तो उससे भी साइजोफ्रेनिया हो सकता है। साइन सिम्टम्स क्या है, पागलपन के क्या लक्षण हैं, आप सब जानते हैं, दुनिया पागल है, आप भी एक पागल है, आप अकेले कभी ना कभी पागलपन आपने खुद से किया ही होगा। यदि आपके अंदर पागलपन नहीं है तो फिर आप काहे के इंसान हैं। ठीक है, तो जैसे कि ब्रॉड कैटेगरी में सिम्टम क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स, निगेटिव सिम्टम्स और कंजक्टिव सिम्टम, 3 सिम्टम्स उसको हम बांट सकते हैं। तो जो साइन और सिम्टम्स साइनोफ्रेनिया होते हैं वो अलग होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। क्या है, आप सब जानते हैं, मूड स्विंग होना, अननेसेसरी टॉक करना, ठीक है, लूज टॉक करना, गाली देना, इनहिबिशन ऑफ इनहिबिशन, कुछ भी कर देना, किसी समाज का डर ना होना, ठीक है, खाने पीने का ख्याल न रखना, अजीब तरीके से चलना, अजीब तरीके से बोलना, ये सब चीज़ें इसके साइन और सिम्टम्स में आते हैं। बात करेंगे पैथोजेनेसिस की, ये बीमारी कैसे होती है, क्या इसके क्या रीजन है, क्या इसके कारण है। तो साइजोफ्रेनिया जो होता है एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर के प्रॉब्लम के कारण होता है, क्योंकि ब्रेन की प्रॉब्लम है तो ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके रिलीज या उनके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये बीमारी होती है। बेसिकली इसकी थ्योरी है, डोपामिन थ्योरी है। तो डोपामिन क्या है, जो डोपामिन जो है D2, वो क्या करता है कि साइजोफ्रेनिक ब्रेन्स में इसका असर होता है। ठीक है, जब ये D2 की मात्रा ज़्यादा हो, D1 की मात्रा कम हो जाए, उस केस में भी हो सकता है। बाकी क्या होता है, डोपामिन, सीरोटोनिन, ग्लूटामेट, गाबा और एसिटिलकोलिन जो होते हैं, ये सब भी क्या करते हैं, इनका जो लेवल है ये हमारे ब्रेन में साइजोफ्रेनिया के कारण बन सकते हैं। ठीक है, सीएनएस चेंजेस साइजोफ्रेनिया, मतलब कि साइजोफ्रेनिया के कारण जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें क्या चेंजेस आती है, क्या परिवर्तन होता है। तो ग्रॉस लेवल पे जो पूरा का पूरा ब्रेन का वॉल्यूम है वो बदल जाता है, वो ब्रेन का वॉल्यूम छोटा हो जाता है, वेंट्रिकल्स का साइज घट जाते हैं, ये चेंज आता है, पहला चेंज। दूसरा क्या होता है कि ब्रेन में क्या होते हैं कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक धीरे धीरे ब्रेन के अंदर ये सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, लोब्स बनने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं सिटी स्कैन या MRI करके कि हम किसी व्यक्ति को पागलपन की बीमारी है कि नहीं है, उसके ब्रेन का रिपोर्ट देख करके। ठीक है फ्रेंड, एक लास्ट टॉपिक है स्ट्रोक भी इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें 4 डिजीज़ को क्लियर किया है। तो स्ट्रोक क्या होता है आपको पता है, जिससे अचानक से ब्रेन में आपके हैमरेज होता है ना, ब्रेन में अचानक से हैमरेज हो गया, चक्कर आ गया, झटका लग गया, आप अचानक से गिर गए,
है ना, आपका ब्रेन काम करना बंद कर दिया, जैसे कहते हैं ना उसको ब्रेन हेमरेज हो गया भैया, झटका लग गया, तो वो स्ट्रोक एक तरह का प्रॉब्लम है। जैसे हमारे हार्ट में होता है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, उसी तरह ब्रेन अटैक भी होता है, उसको कार्डियक बेसिकली स्ट्रोक कहते हैं। ये क्यों होता है? जब हमारे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बंद हो, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कितना कंटिन्यू काम कर रहा है, पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन को काम करने के लिए फ्रेंड कंटिन्यूसली क्या चाहिए? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। और आपको पता है कि ब्रेन को पहुंचाता कौन है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन? ब्लड के द्वारा। तो अगर हमारे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई किसी रीजन से बंद हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए भी, कुछ सेकंड के लिए भी, तो स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है। इसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं असर, स्ट्रोक के क्या क्या असर है भाई? दिखाया गया दुनिया में कितने पेशेंट को स्ट्रोक होता है, हर 4 मिनट में कोई व्यक्ति मरता है। अमेरिका में करीब 795,000 पेशेंट जो है वो हर साल नए केस आते हैं स्ट्रोक के। ये सब कुछ इसके इम्पैक्ट है। स्ट्रोक बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक, इसको ब्लॉकेज बोलते हैं, और हेमरेज स्ट्रोक या ब्लीडिंग बोलते हैं। देखिए मैंने कहा ब्रेन पे अगर खून की सप्लाई बंद हो रही है तो खून की सप्लाई 2 तरीके से बंद हो सकती है। या तो जिस नर्व से जा रही है वो नर्व हमारा ब्लॉक हो गया तो उस पर बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक, उसको ब्लॉक हो रहा है। या हमारा बॉडी में एक्सीडेंट हो गया और सर की कोई नस फट गई और सारा खून गिर गया, यानी सारा खून बहने लग गया, तो उस केस में भी ब्रेन में खून कमी हो जाएगी, उसे बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक यानी ब्लीडिंग स्ट्रोक। 2 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी 2 तरीके से ब्लड की सप्लाई को रोका जा सकता है, रुक सकता है। तो बेसिकली कौन कौन से कारण होते हैं भाई? तो ब्लॉकेज स्टोरेज के कारण क्या होता है? ब्रेन में एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन हो जाए, बोलस का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ब्रेन में आपका नर्व है, बीच में क्या बन गया? एथ्रोमा बन गया, एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया, यानी प्लॉक बन गया, ताकि ब्लड का जो साइज़ है ब्लड वेसल का वो घट गया, जिससे ब्लड की सप्लाई धीरे धीरे बंद हो गई। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, क्यों ऐसा हो जाता है बीमारी, क्यों स्ट्रोक हो जाती है? तो एज है, सेक्स है, रेस है, प्रायर स्ट्रोक है, फैमिली हिस्ट्री है, ये सब कारण बन सकते हैं बीमारी में। जैसे कुछ और बीमारियाँ जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, सिगरेट स्मोकिंग बहुत करना, ठीक है, इस्चेमिक हार्ट अटैक्स होना, डायबिटीज़ होना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होना, तो इस केसेस में भी स्ट्रोक की प्रॉब्लम बॉडी में अक्सर देखी गई है, ठीक है। तो स्ट्रोक वार्निंग साइंस क्या है, कैसे आप जानेंगे किसी व्यक्ति को स्ट्रोक होने वाला है या हो रहा है, कैसे आप पहचानेंगे उसका साइन क्या है? तो सडन उसको कमजोरी आने लगेगी, उसको आप सामने जो है किसी का चेहरा धुंधला दिखाई देने लगेगा, उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे और वो मूर्छित गिरने लगेगा, आप इस तरह से पहचान सकते हैं। उसको सडन कन्फ्यूजन होगा, वो बोल नहीं पाएगा, अचानक से बोलते बोलते वो फंसने लगेगा, रुकने लगेगा और उसको कन्फ्यूजन आने लगेगी। अब वो जो देख रहा है, उसकी आंखें जो देख रही है, उसके कान जो सुन रहे हैं, उसको हमेशा कन्फ्यूजन होगा, वो कुछ मैच नहीं कर पाएगा। उसको चलने में, फिरने में, बात करने में, बैलेंस करने में, बैठ पाने में, खड़े हो पाने में उसको बैलेंस अचानक से डाउन हो जाएगा, ठीक है। और उसको सीवियर हेडेक होगा, सर दर्द बहुत तेज़ी से होगा। इन सब सिम्टम से आप पहचान सकते हैं किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आने वाला है, और उस समय आप देख के उसको बचा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा था यूनिट 3 के कुछ प्रॉब्लम, डिजीज़। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज़ ऑफ जीआईटी, जिसमें पेप्टिक अल्सर पढ़ना है, तो उसके लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा बहुत जल्दी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यूनिट 3 हमारा एक डिजीज़ बचा है बस, पेप्टिक अल्सर, उसको पढ़ लेंगे तो यूनिट 3 हमारा पैथो खत्म हो जाएगा। फिर हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। आप सब खुश रहिए, सलामत रहिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। धन्यवाद।